नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा करीब करीब पूरी तरह से कुछ मुद्दों की भेंट चढ़ गया। इसमें एक मुद्दा है कावेरी नदी जल विवाद। इस विवाद की जड़ 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों तक जाती है, लेकिन मुद्दे का हल आज तक नहीं निकला। यह पूरा विवाद वैसे तो 4 राज्यों के बीच का है, लेकिन नदी जल बंटवारे पर सबसे ज्यादा तमिलनाडु और कर्नाटक आमने सामने रहते हैं। फरवरी में कोर्ट ने बंटवारे पर अपना फैसला दिया, लेकिन विवाद नहीं सुलझा। तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटा तो वहां चिंता बढ़ गई। इसके साथ ही फैसले के तहत कोर्ट ने 6 हफ्तों के भीतर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड और कावेरी जल नियामक कमेटी बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन 29 मार्च को समय सीमा खत्म होने के बाद भी केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर पाई और तब से ही पूरा विवाद नए मोड़ पर पहुंच गया। तमिलनाडु के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई नहीं चलने दी, तो केंद्र सरकार मुद्दे के न्यायिक हल के पक्ष में है। कुल मिलाकर कोर्ट का फैसला आने के बावजूद आलम यह है कि मुद्दा सुलझने की जगह और उलझता जा रहा है। आज विशेष में बात होगी कावेरी जल विवाद की। जानेंगे ये पूरा मसला क्या है, इसके अलावा इसके कानूनी पक्षों को भी समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कावेरी के अलावा और कौन कौन सी नदियों पर विवाद चल रहा है और इन विवादों को सुलझाने का संवैधानिक मैकेनिज्म क्या है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा विवाद कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन को लेकर है। तमिलनाडु चाहता है कि प्रबंधन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द हो। इसी को लेकर राज्य में तमाम तरह की राजनीति भी हो रही है। कर्नाटक और तमिलनाडु में मॉनसून सिर्फ बारिश लेकर नहीं आता। यहां बारिश की बूंदें सामाजिक और राजनीतिक शांति की गारंटी भी हैं। बारिश अगर सामान्य रहे तो सब ठीक, सामान्य से कम रहे तो खेत, सड़क और विधानसभा, संसद और सुप्रीम कोर्ट हर तरफ पानी पानी की आवाजें गूंज उठती हैं। जीवनदायिनी कावेरी नदी हिंसक आंदोलन का केंद्र बन जाती है और पानी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। मॉनसून आने में अभी थोड़ा वक्त है, मगर तमिलनाडु या कर्नाटक में फिलहाल पानी की कोई खास किल्लत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कावेरी जल की राजनीति दक्षिण में इन दिनों चल रही मौसमी गर्म हवाओं से ज्यादा गर्म है और कावेरी नदी में मानो पानी नहीं विवाद बह रहे हैं। இந்த காவேரி மேட்டர் வந்து 2 ஸ்டேட் இஷ்யூ இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் பாண்டிச்சேரி இஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் தட். this state is also there. அவங்க தான் டிசிஷன், பிரதமர் கிட்ட இந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க தான் டிசிஷன். அவங்க வந்து எஸ்சிக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க, அவங்க போர்டு ஃபார்மேஷன் பண்ணுறாங்க, கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அது கூட இது வரைக்கும் பண்ணல. ஸோ அந்த கமிட்டி கூட that has to be justified committee. This is not the request. We are making our rights specifically. To the central government. Kaveri Management Board should be constituted. It is our no compromise in that. कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी बेसिन है। इसकी शुरुआत कर्नाटक से होती है और ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है। इस दौरान ये तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर गुजरती है। कावेरी बेसिन का कुल जल संभरण इलाका 81,155 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 34,273 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक में है, 2,866 वर्ग किलोमीटर केरल में और बाकी 44,016 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। लेकिन पानी को लेकर मुख्य विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ये विवाद भी आज का नहीं है और न ही इसे हल करने की कोशिशें नई हैं। ब्रिटिश शासनकाल में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच 1892 और 1924 में कावेरी जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। आजादी के बाद यह विवाद जारी रहा। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी के पानी में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 192 से घटाकर 177.25 टीएमसी कर दी। आखिर ये तो बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम है तमिलनाडु में, क्योंकि ये साल भर साल में वो पानी कम होता जा रहा है। उनको जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं
नहीं मिल रहा है, इसीलिए वहाँ क्राइसिस सिचुएशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला के खिलाफ तमिलनाडु का सिचुएशन नहीं है। तमिलनाडु वो तो जो फरवरी 16 सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस ऑर्डर को वेलकम किया था। थोड़ा सा पानी भी कम हुआ है, कट गया था, तब भी वो एक स्कीम बनाने के लिए सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट। वो स्कीम में कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड होना चाहिए, इसी के लिए वो लड़ रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमिलनाडु अब जल्द से जल्द कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन चाहता है। दरअसल तमिलनाडु को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जल प्रबंधन बोर्ड ही उसकी आखिरी उम्मीद है। इससे मेट्टूर बांध में पानी के लिए कर्नाटक पर निर्भरता कम हो जाएगी। तमिलनाडु के तमाम दल इस मांग के समर्थन में है। इधर इस मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि बोर्ड के गठन पर कर्नाटक और तमिलनाडु का नजरिया अलग अलग है, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद 19वीं सदी के आखिर से ही चला आ रहा है। पहली बार 1892 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच समझौता हुआ। उसके बाद दूसरा समझौता 1924 में हुआ, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो सका। आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल और न्यायाधिकरण के फैसले के बावजूद ये मसला अब तक अनसुलझा है। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के अलावा पुदुचेरी में बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी घाटी के प्रमुख राज्य हैं। इसका एक हिस्सा केरल में भी पड़ता है। कावेरी समुद्र में मिलने से पहले पुदुचेरी के कराईकाल से होकर गुजरती है। इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर चारों राज्यों में लंबे समय से विवाद चला रहा है। 1924 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच सबसे पहला समझौता हुआ था। आजादी के बाद इसमें केरल और पुदुचेरी भी शामिल हो गए। केंद्र सरकार ने 1972 में एक कमेटी गठित की। कमेटी की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद अगस्त 1976 में कावेरी जल विवाद से जुड़े सभी पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते की घोषणा संसद में भी की गई, लेकिन समझौते का पालन नहीं हो पाया और विवाद चलता रहा। 30 साल से ऐसे चल रहा है करीब करीब। ये 1924 का एग्रीमेंट था पहले, वो 1974 में वो एक्सपायर हुआ। तब से वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद चल रहा है। क्यों? लेकिन 1991 में वो जो कावेरी ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसके बाद वो 2007 में ट्राइब्यूनल अवार्ड दिया था, उसका सही तरीका से पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए तमिलनाडु का ऑब्जेक्शन। जुलाई 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार से एक न्यायाधिकरण बनाने की अपील की। हालांकि केंद्र सरकार बातचीत के जरिए ही विवाद का हल निकालने के हक में रही। इस बीच तमिलनाडु के किसानों की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। 1991 में न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया कि कर्नाटक कावेरी नदी के पानी का एक तय हिस्सा तमिलनाडु को देगा। हर महीने कितना पानी छोड़ा जाएगा ये भी तय किया गया, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। इसके लागू नहीं हो पाने पर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट के दखल के बाद कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने 2007 में कावेरी नदी जल बंटवारे पर आदेश दिया। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश को 2013 में सरकार ने अधिसूचित किया। इसमें कावेरी के 740 टीएमसी पानी में से तमिलनाडु को 419, कर्नाटक को 270, केरल को 30 और पुदुचेरी को 7 टीएमसी पानी देने की बात कही गई। कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियमन समिति बनाने की बात भी इसमें शामिल थी, लेकिन दोनों राज्यों के अड़ियल रुख के चलते अब तक कावेरी जल समझौता लागू नहीं हो पाया है। ताजा विवाद की वजह यह है कि फरवरी 2018 में कावेरी जल विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की हिस्सेदारी घटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु का हिस्सा 192 से घटाकर
177.25 टीएमसी फिट कर दिया है। वहीं कर्नाटक को अब 14.75 टीएमसी फिट ज्यादा यानी 284.78 टीएमसी फिट पानी दिया जाएगा। The tribunal has, after it was constituted in 1991, it gave its award in 2007. Now that award was challenged by the states, party states. So that is how it becomes extremely significant. And the verdict is basically about the Supreme Court hasn't differed much with the tribunal award, except that it has for the first time recognized the groundwater reserves as an important parameter for accounting, and it has taken out some part of it, which is about 14.75 TMC from Tamil Nadu's share. कर्नाटक कावेरी जल समझौते को भेदभावपूर्ण मानता है। वो कृषि के विकास और नदी के बहाव के आधार पर कावेरी के पानी का ज्यादा हिस्सा चाहता है। वहीं तमिलनाडु 1924 के समझौते के हिसाब से पानी की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कावेरी जल बंटवारे के विवाद को अंतिम तौर पर हल करने के लिए तमिलनाडु कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग कर रहा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड क्या है और इसका गठन कैसे होगा। कावेरी जल बंटवारे के लिए आजादी के बाद से ही कई संस्थाओं का गठन किया गया। इनमें एक ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण, नदी जल प्राधिकरण शामिल हैं। इसके अलावा नियम तय करने के लिए एक नियामक समिति भी है, जबकि एक मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया जाना है। लेकिन इन सब के बावजूद मामला हर बार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाकर ठहर जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कई बार अंतरिम आदेश सुना चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जल बंटवारा विवाद पर फैसला भी सुनाया गया, लेकिन मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल तमिलनाडु चाहता है कि कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन हो जाए। इधर केंद्र इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ज्यादा पानी मिलने के बाद कर्नाटक अब किसी जल्दी में नहीं है। Kaveri Management Board is a recommended institutional mechanism to implement the decision of the tribunal. So as I told you, the Kaveri Water Disputes Tribunal had given its award in 2007. So when it gave this award, it thought that the tribunal thought that there is a need for an implementation mechanism. Otherwise, who would implement it? वो सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो बकरा ब्यास और ये नर्मदा और सतलज यमुना वो सब में ये इम्प्लीमेंट किया है वो मैनेजमेंट बोर्ड। उसी तरह इधर भी कावेरी में भी एक उपाय करना पड़ेगा, तब भी वो सुलझाएगा। 2007 में कावेरी जल ट्रिब्यूनल ने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन का आदेश दिया था। इस बोर्ड का गठन ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश का पालन सुनिश्चित करना था। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2016 में केंद्र सरकार को कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं हो सका है। ये बोर्ड केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधीन एक स्थायी संस्था होगी। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। इसके अलावा केंद्र की तरफ से नामित 2 सदस्य होंगे। बोर्ड का अध्यक्ष चीफ इंजीनियर या इसके ऊपर के पद पर कार्यरत व्यक्ति होना चाहिए, जिसे जल प्रबंधन में कम से कम 20 साल का अनुभव हो। एक सदस्य तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी की तरफ से नामित किया जाएगा। इसके अलावा एक सचिव भी होगा जो निदेशक स्तर का इंजीनियर होगा और उसका संबंध इनमें से किसी भी राज्यों से नहीं होना चाहिए। Initially it was ambiguous, but later after 1980, somewhere in 1980s, when the Inter-State River Water Disputes Act 1956 was amended, it was clearly stated that it is at the discretion, discretion of the central government to constitute a mechanism. Now, for reasons that the tribunal felt, it felt that it has to recommend it. So the
critical distinction here is that it is not part of the tribunal award which has to be implemented. What it said is that it's just a recommendation. So there is no obligation on the Government of India to constitute Kaveri Management Board as recommended by the tribunal. कावेरी जल बोर्ड की बैठक में सदस्यों के बीच बहुमत से फैसले लिए जाएंगे। सभी सदस्यों की शक्तियां समान होंगी। बोर्ड का चेयरमैन जानकारी लेने या तकनीकी सहायता के लिए केंद्रीय जल आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अलावा विश्वविद्यालयों या किसी अन्य एजेंसी को आमंत्रित कर सकता है। बोर्ड कावेरी बेसिन बांध में जल, सूखा और दूसरे जरूरी आंकड़े जुटाएगा। बोर्ड लगातार बारिश और सूखे के हालात पर नजर रखेगा। इसके लिए संचार नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। लगातार 2 साल सूखे के हालात में बोर्ड पानी के लिए पहले से तय मात्रा कम या ज्यादा कर सकता है। कर्नाटक जल प्रबंधन बोर्ड के खर्च का 40%, तमिलनाडु 40%, केरल 15%, जबकि पुदुचेरी 5% वहन करेगा। इसके अलावा बांध, जल वितरण तंत्र, मशीन और निगरानी उपकरणों की स्थापना और देखरेख का खर्च संबंधित राज्य को वहन करना पड़ेगा। हालांकि अब भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन इस विवाद को किस हद तक सुलझा पाएगा। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और इस तरह से कावेरी जल बंटवारे का जो विवाद है, इस पर तमिलनाडु से लेकर देश की संसद तक गरमाए हुए हैं। लेकिन विवाद कई और भी हैं। पानी पर संग्राम की ये कोई नई कहानी नहीं है। करीब 10 से ज़्यादा ऐसी नदियां हैं जिन पर विवाद है। आइए देखते हैं किन किन नदियों पर किन किन राज्यों के बीच विवाद है। नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं। इन रास्तों में कई गांव, कई शहर, कई जिले और कई राज्य पड़ते हैं। नदी अपने पानी का बंटवारा खुद करना जानती तो उसके पानी पर कभी जंग ही न होती। लेकिन पानी सबकी जरूरत है। पानी पर हर कोई अपना अधिकार समझता है। इस अधिकार की लड़ाई में दूसरे राज्यों से होड़ कोई नई बात नहीं है। इस वक्त देश में कई नदियों पर विवाद चल रहा है। इसमें कई नदियां तो ऐसी हैं जिनके पानी पर 1-2 नहीं बल्कि कई राज्य आपस में उलझे हुए हैं। वही है, जब वो सम सुपरवाइजरी बॉडी तब वो अपॉइंट होगा, तब वो सही तरीका से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसको कितना पानी जाना। उनका प्रॉब्लम, उनका काम वही होता है। अभी तो कोई नहीं है। अभी कर्नाटका का मनमानी है, जो चाहिए वो रिलीज़ करता है। तब वो बारिश ज़्यादा है तब ड्रेनेज जैसे वो शुरू होता है, तब पानी नहीं है वो अपने आप रखता है पानी। मामलों को बढ़ता देख संसद ने अंतर्राज्यीय नदियों और उसकी नदी घाटी के पानी से जुड़े विवादों पर फैसले के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 कानून बनाया। राज्य जब विवाद को लेकर केंद्र के पास पहुंचते हैं और केंद्र को लगता है कि मामला बातचीत से निपटाया नहीं जा सकता, तो विवाद के फैसले के लिए जल विवाद अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल का गठन किया जाता है। फिलहाल 1956 के अधिनियम के तहत 5 जल विवाद हैं। कावेरी विवाद के बारे में आप जान ही चुके हैं। इसके अलावा जो 4 विवाद हैं उनमें रावी और व्यास जल विवाद शामिल हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। अप्रैल 1986 में इसके लिए ट्राइब्यूनल का गठन किया गया। विवाद अभी भी न्यायाधीन है। इसके अलावा वंशधारा जल विवाद है जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच है। इसके लिए 24 फरवरी 2010 को ट्राइब्यूनल का गठन किया गया। यह मामला भी अभी निर्णयाधीन है। एक चर्चित विवाद कृष्णा नदी पर भी है जो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। 1976 में इस मामले पर कोर्ट का फैसला आने के बावजूद विवाद नहीं थमा और 2 अप्रैल 2004 को मामले में दूसरे ट्राइब्यूनल का गठन किया गया। ये मामला भी अभी निर्णयाधीन है। इसके अलावा महादायी जल विवाद है जो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। 16 नवंबर 2010 को इस मामले में ट्राइब्यूनल का गठन हो चुका है, लेकिन इसमें ट्राइब्यूनल ने रिपोर्ट और निर्णय नहीं दिया है। इसके अलावा साल 2016 में ओडिशा ने महानदी बेसिन के बारे में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की। केंद्र ने इसके बाद 2017 में एक वार्ता समिति गठित की, लेकिन समिति की दोनों बैठकों में ओडिशा शामिल नहीं हुआ। इस बीच ओडिशा ने छत्तीसगढ़ से विवाद के निपटारे के लिए ट्राइब्यूनल गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
Well, I mean, it's difficult to answer because you're talking about 8 disputes, including Mahanadi. It is 9 disputes that are formally acknowledged as interstate water disputes. When I say formally acknowledged, it means that after the formal demands for it by the states, the Government of India has constituted tribunals to adjudicate disputes. There are other disputes too, but so far, I mean, they did not reach to a point that the Government of India had constituted tribunals. लेकिन राज्यों के बीच नदियों के पानी को लेकर विवाद इतने ही नहीं हैं। इनके अलावा यमुना नदी विवाद है, जिस पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जुड़े हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी जल विवाद है, जिससे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जुड़े हुए हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जुड़े हैं, तो गोदावरी जल विवाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच है। बराक नदी जल विवाद असम और मणिपुर के बीच है, तो इसी तरह अलियार और भिवानी नदी जल विवाद हैं, जो तमिलनाडु और केरल के बीच हैं। तुंगभद्रा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से जुड़ा है। माही नदी जल विवाद गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच है, तो कर्मनाशा नदी जल विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच, जबकि रावी और ब्यास नदी जल विवाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच है। सोन नदी जल विवाद 3 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। दुनिया में पीने लायक पानी की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। भारत की बढ़ती आबादी का बोझ भी नदियां और दूसरे जल स्रोत झेल रहे हैं। ऐसे में पानी को लेकर राज्यों के बीच बार बार उठते विवादों के हल के लिए एक ठोस और सर्वसम्मत नीति की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए अब तक कई ट्रिब्यूनल्स गठित किए जा चुके हैं, जिनका मकसद राज्यों के बीच नदी जल विवादों के समाधान में तेजी लाना है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उस रिपोर्ट के साथ जो आपको बताएगी कि आखिर कैसे वाटर मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है और क्या कहता है इस बारे में कानून। नमस्कार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे के लिए प्रावधान है। केंद्र सरकार ने संविधान के इसी अनुच्छेद का उपयोग कर साल 1956 में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट पारित किया। इस अधिनियम के तहत संसद को इंटरस्टेट नदी जल विवादों के निपटारे हेतु ट्रिब्यूनल्स गठित करने का अधिकार दिया गया, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बराबर महत्व रखता है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत जब 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच जल विवाद पैदा होता है, तो कोई भी नदी घाटी राज्य केंद्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेज सकता है और केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। कानूनी प्रावधान है वो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 6A के अंतर्गत ये कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाना पड़ेगा। लीगल प्रोविजन सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच अ बोर्ड, दैट इज व्हाई इट इज नाउ बैक इन द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज द सेंटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग वेदर scheme means it is only coverage management board or is there any other scheme that can be formed. राज्यों द्वारा जल की मांग बढ़ने के कारण अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद भी बढ़ रहे हैं। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत नदियों के जल विवाद सुलझाने के लिए अनेक ट्रिब्यूनल्स के गठन किए गए, जैसे 1969 में कृष्णा नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल, 1969 में गोदावरी जल विवाद ट्रिब्यूनल, 1969 में नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल, 1986 में रावी व्यास जल विवाद ट्रिब्यूनल, 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल, 2004 में कृष्णा नदी से संबंधित ट्रिब्यूनल, 2010 में वसुंधरा जल विवाद ट्रिब्यूनल, 2010 में महादाई मंदोवी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। The Constitution provides for a bar on Supreme Court's jurisdiction. So, party states can't directly go to the Supreme Court. I mean, now the interpretation is that they can't directly go to. Earlier interpretation is that they can't go to Supreme Court at all. Now, that's a kind of anomaly there, but which is specific to interstate river water disputes, vis-a-vis compared to interstate disputes. Now, what are the provisions? The Interstate River Waters Disputes Act 1956
basically provides for the mechanism of resolving disputes. What it says is that when a party states which feels that its interests have been compromised or affected adversely could reach out to the center, the government of India, and ask for constituting a tribunal. राज्यों के बीच उपजे नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में मौजूद है। हालांकि इस अधिनियम में ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय देने की समय सीमा निर्धारित नहीं है और न ही इसके अध्यक्ष और सदस्य की अधिकतम आयु निर्धारित है। ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने की भी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को जल्दी निपटाने और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 की खामियों को दूर करने के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक पेश किया गया था। इसमें राज्यों के बीच जल विवाद निपटारे के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स की जगह एक स्थायी ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।